जादुई मुर्गा। रामपुर नामक एक गांव में बहुत से किसान रहते थे। इन किसानों में रमेश नाम का एक किसान था, जिसके पास कई मुर्गे, मुर्गियां और बकरियां थे। इन मुर्गे मुर्गियों में से एक मुर्गा जादुई था, परंतु रमेश को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह मुर्गा जादुई है। एक दिन रमेश के घर पर अनाज समाप्त हो जाता है। फिर वह बड़ा चिंतित हो गया और अपनी धर्म पत्नी को इस बारे में दुखी होकर बताता है। अरे सुनती हो, अपने घर पर अनाज तो समाप्त हो गया है। अब हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे? पता नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उनके पास बैठा मुर्गा सारी बातें सुन रहा था। मौका मिलते ही उसने अपनी जादुई चोंच लगाकर अनाज के डिब्बे भर दिए। उसी समय गांव का लाला वहां अपने कर्जे की रकम लेने आ गया। उसने मुर्गे को यह चमत्कार करते देख लिया। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं इस मुर्गे को अपने घर ले जाऊं और घर की बहुत सारी चीजों को सोने चांदी में बदल दूं। लाला को देखकर रमेश ने उसका स्वागत किया। अरे आइए लाला जी, आप कब आए? अरे रमेश, मैं अभी आया। तुमने जो मुझसे उधार लिया था उसका ब्याज लेने। लाला जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे तो छोड़िए, मेरे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। ये देखिए, अनाज का डब्बा। जैसे ही रमेश अनाज का डिब्बा खोलता है, वह डिब्बे को भरा हुआ पाकर अचंभित हो जाता है। लाला जी, ये तो एकदम खाली डब्बा था। पता नहीं इसमें अनाज कहाँ से आ गया। रमेश, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं लाला जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? पूरा डब्बा एकदम खाली था। पता नहीं इसमें अनाज कहाँ से आ गया। ये सब बहाने छोड़ो और मुझे यह बताओ कि मेरा ब्याज तुम दोगे या नहीं। लाला जी, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं जरूर आपका ब्याज चुका दूंगा। जब तक तुम मेरा कर्जा और ब्याज नहीं चुका देते, तब तक मैं तुम्हारा मुर्गा अपने साथ रखूंगा। अब ये मुर्गा मैं लेकर जाता हूँ। लाला जी, अब मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? अगर इस मुर्गे से आपको सांत्वना मिल रही है तो ले जाइए। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं अपना कर्जा चुका सकूं। तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ रमेश। या तो मुझे पैसे दे दो या मुर्गे दे दो। रमेश को मुर्गा देने के अलावा और कोई उपाय नहीं सूझा। लाला जी खुश होकर मुर्गे को अपने साथ ले गए। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि आखिर उस मुर्गे में ऐसी क्या बात थी जो लाला जी ने उसे ब्याज के बदले स्वीकार कर लिया। अब इस जादुई मुर्गे के मदद से मैं और धनवान हो जाऊंगा। अब इसे मैं अपने सारे वस्तुओं को सोने चांदी में बदलने के लिए आदेश दूंगा। मुर्गा चोंच लगाएगा, घर में सोना आएगा। मुर्गा चोंच लगाएगा, घर में सोना आएगा। मुर्गे, मैंने देखा है तुम्हें खाली बर्तन में अनाज भरते हुए। मैं जानता हूँ तुम जादुई हो और तुम किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ में बदल सकते हो। तुम तो मुझे हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ दे सकते हो। मैं सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए चोंच मारता हूँ, न कि किसी का लालच पूरा करने के लिए। तुम ज्यादा चालाक मत बनो और जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की हर छोटी बड़ी वस्तु को तुम सोने चांदी में बदल दो। लाला, तुम्हारे अंदर बहुत लालच है। आज तुम्हें मैं जरूर मजा चखाऊंगा। मुर्गे ने एक तरकीब लगाई। उसने अपनी चोंच मारकर लाला के सभी सोने चांदी, हीरों और जेवरात को पत्थर में बदल दिया। शाम को जब लाला घर आया, अपने सभी सोने चांदी, हीरे जवाहरात को पत्थर में बदले हुए देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें सभी वस्तुओं को सोने चांदी में बदलने को कहा था और तुमने मेरे सारे जेवरात को पत्थर में बदल दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। मैं तो तुमसे मांगा था चांदी सोना और तुमने दे दिया मुझे भीख मांगने वाला भगोना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपना जादू लोगों की लालच पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इतने धनी होने के बावजूद तुम अपनी लालच पर काबू नहीं कर पा रहे हो।
तुम सिर्फ किसानों का शोषण करते हो और उन्हें भारी ब्याज पर पैसे उधार देकर उन्हें तकलीफें देते हो। लालच बुरी बला है। लाला, किसका हुआ है भला? मुर्गे राजा, मुझे माफ कर दो। अब से मैं किसी किसान का शोषण नहीं करूंगा। मेरी आंखें खुल गई है और मैं अपनी लालच को काबू में रखूंगा। मैं विनती करता हूँ कि तुम मेरे सोने चांदी और जेवरात को फिर से सोने चांदी और जेवरात में बदल दो। मैं ऐसा तभी करूंगा जब तुम रमेश और उसके जैसे बाकी किसानों का शोषण करना बंद कर दोगे और उनकी मदद करोगे। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं अब किसी किसान का शोषण नहीं करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। तुम मुझे मेरे मालिक रमेश के पास ले चलो। लाला मुर्गे को उसके मालिक रमेश के पास ले जाता है। रमेश, मेरी आंखें खुल गई है। ये लो तुम्हारा मुर्गा, और आज से मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा और सबकी सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे मुर्गे को भी अपने साथ लाया हूँ। धन्यवाद लाला जी। अपने मुर्गे को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। रमेश और पूरा गांव खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। मुर्गा रमेश और पूरे गांव की सहायता करता रहा। लाला जी की आंखें खुलने के बाद वह भी पूरे गांव की मदद करते रहे और पूरा गांव खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। जादुई पेंटिंग। सहारनपुर नाम के एक सुंदर गांव में रोहित और उसके माता पिता रहते थे। रोहित का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। वह बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोहित का जन्मदिन था। जन्मदिन की ढेरों बधाइयां रोहित। धन्यवाद पापा। हैप्पी बर्थडे रोहित। पता ही नहीं चला कि तुम कब 14 साल के हो गए। धन्यवाद माँ। वैसे आप दोनों जन्मदिन पर मुझे क्या तोहफा देने वाले हो? जो तुम्हें पसंद आए रोहित। जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ और हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेने चलते हैं। तोहफा लेने के बाद हम तुम्हारे पसंदीदार भोजनालय में खाना भी खा लेंगे। अरे वाह पापा, आपने तो मेरे मन की बात समझ ली। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और हम चलते हैं। रोहित और उसके माता पिता एक अच्छी सी दुकान में तोहफा लेने चले गए। कई चीजें देखने के बाद रोहित की नजर एक सुंदर पेंटिंग पर टिक गई। वह पेंटिंग किसी खूबसूरत रानी की दिख रही थी। पापा पापा, मुझे यही पेंटिंग चाहिए। मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आई है। अरे रोहित, कोई खिलौना ले लो। पेंटिंग का क्या करोगे तुम? अरे नहीं पापा, मुझे ये पेंटिंग चाहिए। ये बहुत सुंदर लग रही है। आज तक मैंने इतनी सुंदर पेंटिंग नहीं देखी। मुझे बस यही पेंटिंग चाहिए। अरे बेटा, इतनी जिद कर रहा है तो दिला दीजिए ना यह पेंटिंग। अब ठीक है बेटा, अगर तुम्हें इतनी पसंद आ रही है तो यह पेंटिंग हम ले लेते हैं। धन्यवाद पापा। रोहित और उसके माता पिता पेंटिंग लेकर रोहित के पसंदीदा होटल में चले जाते हैं। पापा, इस बार तो मेरे जन्मदिन पर मजा ही आ गया। मेरी हर मनोकामना को आपने और मम्मी ने पूरा कर दिया। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। खाना खाकर रोहित और उसका परिवार घर चले जाते हैं। शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी में केक काटा जाता है। रोहित लाई गई पेंटिंग को अपनी दीवार पर टांग देता है। गर्मी के मौसम के वजह से काफी गर्मी लग रही है। काश कहीं से थोड़ी हवा आ जाए तो मजा आ जाए। प्यास भी लगी है। थोड़ी देर में ठंडी हवा चलने लगती है। मौसम ठंडा हो जाता है। माँ ठंडा शरबत लेकर आती है। अरे वाह, हवा भी चलने लगी, शरबत भी आ गया। भगवान मेरी इच्छा का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। परीक्षा का रिजल्ट है। मैंने बहुत मेहनत की थी। अगर मैं पहला नंबर ले आता तो मजा आ जाता। रोहित अपने स्कूल चला जाता है और बड़े आश्चर्य की बात कि मेरे यार देखने पर पता चलता है कि उसका ही पहला नंबर आया है। वह बहुत खुश हो जाता है। जब माता पिता को यह जानकारी मिलती है तब गर्व और खुशी से उनका मन भर आता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई सालों से मैं प्रथम आने की कोशिश कर रहा था। आज वो दिन आ ही गया। यह मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। फिर रोहित को एक अनजानी महिला की आवाज सुनाई पड़ती है। रोहित, रोहित। इस अनजान महिला की आवाज सुनकर रोहित चौंक जाता है।
और घबराने भी लगता है। फिर से उस पेंटिंग से अनजान महिला की आवाज आने लगती है। रोहित, यहाँ ऊपर देखो। रोहित, डरो मत, मेरा नाम रानी शकुंतला है। सालों पहले मैं सहारनपुर की महारानी थी। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। जब से मैं तुम्हें मिली हूँ तब से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम्हारे कमरे की हवा बढ़ाने से लेकर तुम्हें परीक्षा में प्रथम लाने तक सब मैंने किया है। अरे, पर ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो एक पेंटिंग हो, असली इंसान नहीं। तो आप कैसे बोल रही हो? मैं तो बरसों पहले मर चुकी हूँ। मेरी आत्मा इस पेंटिंग में कैद हो गई है। आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी मृत्यु कैसे हुई और आप इस पेंटिंग में कैसे आ गई? हमारा राज्य बहुत ही सुखी राज्य था। एक दिन दुश्मन मूवी के राजा ने हम पर हमला कर दिया और हमारी सेना तैयार नहीं थी। हमारे महाराज और उनके सैनिकों ने उनका जम के मुकाबला किया, परंतु मुकाबला करते करते मेरे पति शहीद हो गए। उनके देहांत के बाद मेरे साथ बदसलूकी न की जाए, इससे पहले मैंने खुद आत्महत्या कर ली। तब से लेकर अब तक मेरी आत्मा इस तस्वीर में बस गई है। मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, इसीलिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। तुमसे ये बातें कहकर मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। आपकी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया। अगर आपकी मैं किसी तरह की मदद कर पाऊँ तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं तुम जैसे नेक इंसान को मिली, परंतु पता नहीं कब मैं इस तस्वीर से बाहर निकलकर मुक्त हो पाऊंगी। आप मुझे बताइए महारानी, अगर कोई तरीका है जिससे मैं आपको मुक्त कर सकूं तो मैं वो जरूर करूंगा। मुझे लगता है अगर मेरा उचित ढंग से क्रियाकर्म हो जाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल सके और मैं मुक्त हो जाऊं। मैं आज ही अपने पिता से बात करके आपके क्रियाकर्म की व्यवस्था करता हूँ। रोहित अपने पापा को सारी बातें बताता है। रोहित और उसके पापा उस कमरे में जाते हैं। रोहित अपने पापा को महारानी की पेंटिंग से बात करवाता है। रोहित जो भी कह रहा है सब सच है। मेरी आत्मा कई सालों से इस पेंटिंग में कैद है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर आपका उचित ढंग से क्रियाकर्म करके आपकी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। रोहित और उसके पापा तुरंत ही क्रियाकर्म करके महारानी शकुंतला की आत्मा को शांति दिलाते हैं। क्रियाकर्म होते ही महारानी की आत्मा पेंटिंग से मुक्त हो जाती है। मैं आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं 100 सालों से इस पेंटिंग में कैद थी। आप लोगों के कारण मुझे मुक्ति मिल पाई। मुझे खुशी है कि मैं आपकी आत्मा को शांति दिला पाया। इस तरह रोहित ने महारानी शकुंतला की आत्मा को शांति दिलाकर एक बहुत नेक कार्य किया।